हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो होंगी जिनमें, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उनका सामना सबसे पहले कोशिका से होता है, सेल से होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सेल से ही शुरुआत की जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ मैं चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं। सेल शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सेल कहाँ है, क्यों है और कहाँ नहीं है, और फिर उसके बाद जानेंगे कि सेल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और आखिर हम सेल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं। और बायोलॉजी की पूरी बायोलॉजी ही सेल पर टिकी हुई है। आखिर ऐसा क्या है सेल में। तो सेल को समझने से पहले कुछ हम चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके कुछ इतिहास को समझेंगे, तब हम सेल को अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, उनको सेल के बारे में बस रटा रटाया जवाब रहता है, सेल की खोज किसने की थी, बस सेल क्या है, क्यों है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान करेंगे सबके अर्थ के बारे में, कि ज़मीन है, अर्थ पे दो चीज़ें होती हैं, एनर्जी और मैटर, जिनसे कि अर्थ बना हुआ है। अर्थ पे सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी नहीं है तो मैटर ऐसे ही पड़ा रहेगा, और एनर्जी और मैटर मिलके ही जीवन को जीवन बनाते हैं। वरना अगर मैटर है तो वो कोई मतलब का नहीं है। और अर्थ पे दो चीज़ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लाइविंग और नॉन लाइविंग। और नॉन लाइविंग में आप लोग जानते हैं, स्टोन है, एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, वाटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब हम बात करते हैं लाइविंग की, लाइविंग यानी कि जीवित, तो जीवित में आप लोग अच्छे से जानते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आसानी से पहचान लेते हैं कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या होते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज इतनी एडवांस हो गई है, सारे बच्चे छोटी क्लासों में सीख जाते हैं। एक कोशिकीय वो जीव होते हैं जो एक कोशिका में जन्म में पूरा अपना जीवन जीते हैं। बहुकोशिकीय वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से अधिक और मिलियन बिलियन कोशिकाओं वाले जो जीव होते हैं, वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव समझने से पहले एक हल्का सा समझेंगे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से, जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और भी बहुत सारे हैं। बस इतना सा समझ लीजिए फ़िलहाल। मल्टी सेलुलर जीव वो होते हैं जैसे प्लांट एंड एनिमल। क्या प्लांट एनिमल ही मल्टी सेलुलर है और कोई नहीं है मल्टी सेलुलर है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा बस समझा रहा हूँ रफली। जब आपको समझ आने लग जाएगा तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाने लग जाऊँगा। जो कोशिका है जिसको हम पढ़ते हैं, तो कोशिका बनी किसकी होती है। तो कोशिका बनी होती है कोशिकीय अंगों की, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गन। और जो सेल ऑर्गन क्या होते हैं, ये जो कोशिका होती है, इसके अंदर जो इसके अंग होते हैं, जैसे कि केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, तो ये सब क्या है, कोशिका के अंग हैं। और यही सेल ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये सेल ऑर्गन काहे के बने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि सेल ऑर्गन भी उन्हीं मटेरियल से बने होते हैं जिनसे हम बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट काहे के बने होते हैं। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये मुख्य 4-5 तत्व हैं जिनसे कि ये सारे मैटर बने होते हैं। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो तत्व हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, नॉन लाइविंग। तो नॉन लाइविंग और जब एनर्जी आपस में मिलती है तो कुछ
बनता है, जिनको हम सेल ऑर्गन कहते हैं, और सेल ऑर्गन ही मिलकर के कोशिका बनाती हैं, और बहुत सारी जो कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो यही क्या बन जाता है, टिश्यू, जिनको हम ऊतक कहते हैं हिंदी में। और जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गन। अब जब आपको ऊतक देखना है तो ऊतक आप देखेंगे कहाँ पे, तो जब कभी आप अपने हैंड को इस तरीके से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी लाइनें दिखाई देंगी अपने हैंड पे। तो जो हैंड पे लाइनें दिखाई देती हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ दिखाई देता, वो सब ऊतक हैं। और इन ऊतकों से ही ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे आपकी जो फिंगर है तो ये बहुत सारे ऊतकों से मिलके बनी है, और ऑर्गन ही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, ये 5 ऑर्गन हो गए, ये बन गया एक पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो आप ये समझ गए होंगे। और ऑर्गन सिस्टम ही मिलकर के इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि हाथ, पैर, आँख, नाक, बहुत सारे अंग हैं, ये सारे मिलकर के एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल यानी एक इंसान हो सकता है, बंदर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक जीव बनाते हैं ये सारे मिलकर के। और बहुत सारे जीव मिलकर के स्पीशीज बनाते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारे इंसान हैं तो वो कौन सी स्पीशीज हो गई, होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस एक अलग तरीके की एक स्पेशल पॉपुलेशन है होमो सैपियंस की। जैसे मान लो डॉग्स की ले लो, या बर्ड्स की ले लो, पिजन की ले लो, या किसी की भी ले सकते हैं आप। तो बहुत सारी स्पीशीज मिलकर के क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन बनाती हैं। और पॉपुलेशन ही डिपेंड कहाँ पे रहती है, अर्थ पे। और ये सारी चीज़ें मिलकर के अर्थ का निर्माण करती हैं। इसको हम एक एटमॉस्फेयर होता, एक अर्थ पे इसका एक बायोस्फीयर होता है पूरा का पूरा, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर है, होमोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। इन सारी चीज़ों को करेंगे कि किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा सेल के ऊपर आ जाते हैं कि आपने सुना होगा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है कि कोशिका जीवन की इकाई है। लोग रट लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, सिंपल भी है, रट ही लेना चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कि जैसे आप मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो आप उसमें एक एक ब्रिक्स जोड़ते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं। और वो ईंट किसकी बनी होती है, वो भी मिट्टी की कंकड़ की बनी होती है, और उसे आग में पकाया जाता है। इसी प्रकार से इसको सोच लो कि जैसे कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर के शरीर का निर्माण करती हैं, टिश्यू का, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्योंकि अगर कोशिका से छोटा ऐसा कोई अगर हम देखा जाए तो हमारे शरीर में ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो स्पेशली जीवन जी सके, तो कोशिका को इसीलिए यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसके बारे में हम थोड़ी सी इतिहास के बारे में जाने हैं कि ऐसा नहीं है कि एकाएक कोशिका की खोज हो गई और बस सब ऐसे ही स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये बात है सन 1665 की, और सन 1665 में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये बात आपको अच्छे से रटी रटाई है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें हैं जिनको आप देख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो बुक थी, जिस बुक में इन्होंने ये बात बताई थी, वो बात मैं अभी बताऊंगा। वो बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, और इसका जो चैप्टर था, चैप्टर 18 में ये बात इन्होंने कही थी कि इन्होंने इनकी खुद की बनाई हुई एक सिंपल सूक्ष्मदर्शी थी, उससे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या देखा, कॉर्क। कॉर्क एक लकड़ी होती है बॉटलों में। अब तो बॉटलों में ढक्कन आते लगाने के लिए, ऊपर से कस देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो बॉटल का मुंह होता था उसमें ना एक कॉर्क आती थी जो सॉफ्ट टाइप की लकड़ी होती थी, और आपने शायद कहीं देखा भी होगा। उसको उसमें अंदर डाल के ठोक देते थे और कपड़े से बांध देते थे। तो उन्होंने कॉर्क को देखा तो कॉर्क में उन्हें ऐसे हनी कॉम्ब लाइक, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखा उन्हें। तो इसको उन्होंने सैला नाम दे दिया, और सैला ही आगे चल के सेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बट प्रश्न ये है यहाँ पे कि वो जो सैला थी, क्या वो सेल थी? नहीं, वो सेल नहीं, तो वो डेड प्रोटोप्लाज्म था। वो नाम जरूर आगे चल के सैला से सेल पड़ गया, लेकिन
वो जो जिन्होंने देखा था वो डेड प्रोटोप्लाज्म था, और उसमें एक लाइविंग सेल जैसा तो कुछ था ही नहीं उसमें। तो जो साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान, जब हम कोशिका की स्टडी कर रहे हैं तो ऑलरेडी कोशिका विज्ञान, तो इसके कोशिका विज्ञान के जो फादर हैं वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इनके ही विचारों पर कोशिका विज्ञान आगे चल रही है। या रॉबर्ट हुक के बाद में कुछ मैं इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, इतना काफ़ी सफिशिएंट है, इस क्षेत्र से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और रॉबर्ट हुक के बाद में भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, डिस्कवरीज होती रही हैं। उनमें से मैं कुछ मुख्य डिस्कवरीज हैं जो कि अक्सर करके पेपर में पूछी जाती हैं। डिस्कवरी तो बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ चुनिंदा लेके आया हूँ, और कभी डिटेल वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं उनको अच्छे से डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है सन 1882 की। 1882 में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम को काउंट किया और इनको टर्म दिया माइटोसिस फॉर द सेल डिवीजन। जो सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में क्रोमोसोम को काउंट किया। आई होप आप लोग क्रोमोसोम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बस रट लें, क्योंकि मैं जब क्रोमोसोम माइटोसिस मियोसिस पढ़ाऊँगा उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा कि क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम किस प्रकार के होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होते हैं, सबसे कम क्रोमोसोम किस में होते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, क्रोमोसोम के कितने साइज होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो कि डिटेल वीडियो में होगी। और फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में 82 के बाद में फिर आता है 1887, 1887। इसमें अल्टमान और सी बेंडा नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। तो ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और ऑब्जर्व किसने किया था। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ऑब्जर्व। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखा था और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया, ये दोनों ही अलग प्रश्न हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बात किसी आ रही है कि अल्टमान एंड सी वेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की या माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। सन 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक हुए और इन्होंने डिस्क्राइब किया गोल्गी एपरेटस, जिसको आप हिंदी में गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, और गोल्गी बॉडी में से काफ़ी सारे प्रश्न भी हैं। सन 1935 में आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि तंबाकू की लीफ पे पाया जाता है। और ये जो वैज्ञानिक हैं WM स्टैनले, इन्होंने सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि इन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्तियों में एक रोग लग रहा है, तो इन्होंने उन पत्तियों को इकट्ठा किया और उन्होंने देखा कि उन पत्तियों में कुछ काला काला दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस काले काले को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में एक बॉटल में भर लिया, और उन्होंने उस चूर्ण को जो सही और हरी पत्तियां थीं उन पर डाल दिया। तो इन्होंने देखा कि जिन जिन पत्तियों पे इन्होंने वो डाला था वो पत्तियां भी इन्फेक्टेड हो गई। तो इन्हें पता चला कि कुछ ऐसा है जो कि इन पत्तियों को इन्फेक्टेड कर रहा है, और इन्होंने जब सबसे पहले इस चीज़ की डिस्कवरी की, इसी को टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। सन 1935 के बाद 3 साल बाद सन 1938 में एक वैज्ञानिक हैं BEHRENS बेहरेंस, जिन्होंने न्यूक्लियाई की डिस्कवरी की। आपने न्यूक्लियस का तो बहुत सारा नाम सुना होगा, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है कि न्यूक्लियाई की खोज किसने की थी। इसका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है, काफ़ी सारा रोल है सेल बायोलॉजी में। और इसके बाद में फिर सन बात करते हैं 1945 की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज हो जाती है यहाँ पे, और खोज करने वाले होते हैं KR पोर्टर। फिर उसके बाद 1945 में ही एक खोज और हो जाती है, कोएंजाइम A। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोएंजाइम A, और इसकी खोज की जाती है लिपमैन। जब आप बायोकेमिस्ट्री का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे या एनिमल फिजियोलॉजी का,
तो उस समय ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगा कोएंजाइम, तब इसके बारे में आपको पता चलेगा। और फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 1952 की बात है, जिसमें डिस्कवरी होती है लाइसोसोम की, और डिस्कवरी करने वाले होते C.D. डुबे। 1935 में क्रिक, विल्किंसन एंड वाटसन, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका, DNA डबल हेलिक्स का। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, खोज नहीं की है। इसके लिए इनके लिए इनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। लेकिन इसकी जो खोज की है 1869 में ही इसकी खोज हुई थी, और मिशर नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो कि DNA की खोज कर चुके थे। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि DNA की खोज किसने की, और बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि DNA मतलब वाटसन एंड क्रिक, और वो फटाक से गलती करके आ जाता है। तो ये नहीं करना है। DNA की खोज फर्स्ट टाइम मिशर। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक हैं सिंगर और दूसरे हैं निकोलसन। ये 1972 की बात है, और ये एक मॉडल बनाते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कोशिका होती है जो आपने इस तरीके की संरचना देखी होगी। तो इस तरीके की संरचना में ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी कोशिका हो गई, कोशिका का ये वाला हिस्सा है। अब मान लो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इस तरीके का एक मॉडल था। मॉडल कई बनाए गए अलग अलग तरीके से। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे फेमस मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये मैं आपको जब मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगा तो उसमें कितने प्रकार के मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल, और उनमें किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या उसमें, किसी ने प्रोटीन के बारे में बताया, किसी ने K+Na+ के बारे में बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वक्त पे क्लियर की। तो जब मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आई होप मैंने छोटी सी ही वीडियो बनाई है, आपको मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि अगर आपको अच्छी लगी है तो, नहीं लगी है तो। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेल थ्योरी पे होगा, और आप मुझको बताएं कि इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।